नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। सावन की शुरुआत के साथ श्रद्धालुओं का हरिद्वार जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कांवड़ यात्रा के लिए विशेष रूप से 250 बसें चलाने का प्रबंध किया गया है। ये गाजियाबाद, कौशाम्बी समेत बुलंदशहर, खुर्जा स्टेशन से चलाई जाएंगी। कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी बनाए गए एनके वर्मा ने बताया कि रोडवेज की 250 बसें चलाने का प्रबंध किया गया है। जैसे जैसे श्रद्धालु आते जाएंगे उनके लिए बसों की व्यवस्था कर उन्हें हरिद्वार भेजा जाएगा। नोडल प्रभारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बस स्टेशन पर पीने के लिए साफ और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उनके नहाने और शौच आदि के लिए भी व्यवस्था बस स्टेशन पर सुचारू करा दी गई है। पूरे क्षेत्र में गाजियाबाद क्षेत्र के सभी डिपो से 250 बसों का आवंटन किया गया है। इसमें कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ खुर्जा और बुलंदशहर, हापुड़, कौशाम्बी और गाजियाबाद बस स्टेशनों पर होती है। तो सभी डिपो से अलग अलग आवंटन किया गया है। खुर्जा से 30 गाड़ियाँ, बुलंदशहर से 35, सिकंदराबाद से 20, हापुड़ से 35, लोनी से 35, साहिबाबाद से 35, कौशाम्बी से 40 और गाजियाबाद से 20, टोटल 250 बसों का आवंटन किया गया है। और यदि इन बसों से पूरा नहीं होगा, कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ होगी तो और बसें भी हम एज पर रिक्विजिशन अन्य डिपो से मांग लेंगे। कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बैंक लिमिटेड लखनऊ द्वारा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सहकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्षों का स्वागत किया गया। वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश भर में सहकारिता समितियों से जुड़े सभी डेटाबेस और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट से संबंधित डेटाबेस से लाभ और उसके प्रभाव की चर्चा भी की गई है। प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता को किसानों की आर्थिक उन्नति का एक माध्यम बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है और इसको लेकर केंद्र में एक नया सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किया है। 2021 अगस्त में इस मंत्रालय के गठन के बाद से, जिसके केंद्रीय मंत्री के रूप में सबसे सक्षम ताकतवर मंत्री माननीय अमित शाह जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इससे उनकी गंभीरता समझ में आती कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं। माननीय अमित शाह जी ने निरंतर सहकारिता के क्षेत्र में नए प्रयोग के लिए, नई योजनाओं के लिए और नई सहकारी समितियों के गठन के लिए निरंतर प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ सहकारी समितियों का गठन हो, वो अच्छी तरह से काम कर सकें। हमारी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनको बहुआयामी, बहुउद्देशीय बनाने के लिए इनको लगभग 32 प्रकार के काम, पहले समितियां केवल खाद वितरण तक सीमित रहती थी, बहुत होता था तो गेहूं खरीद, धान खरीद करती थी। आने वाले समय में इन समितियों के द्वारा दुग्ध समितियों का भी संचालन होगा, मत्स्य समितियों का भी संचालन होगा, सभी की खरीद और कृषि संयंत्र लगाने के लिए, कृषि के उपयोग में आने वाले जो भी हैं उपकरण, उनको किसान को उपलब्ध कराने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, यहाँ तक पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी तक की स्थापना के लिए इन सहकारी समितियों को छूट दी गई है। जिला सहकारी बैंकें प्रदेश में काम कर रही हैं, जिसमें 1260 शाखाएं काम कर रही हैं। 50 जिला सहकारी बैंकों में से 16 जिला सहकारी बैंकें घाटे में चली गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उनको लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, साल भर के भीतर उन 16 में से 11 जिला सहकारी बैंकों को हम घाटे से उबारने में सफल हुए और जो आरबीआई की तलवार लटकी हुई थी वो उसको हटाने में सफल हुए। आगे आने वाले समय में जो 5 बैंकें बची हैं उनको भी अगले साल तक हम घाटे से उबार कर और
मैदान पर लाएंगे, ग्रामीणों की सेवा में उनको सबको लगाएंगे। 92-93 में हम जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का 62%, टोटल ग्राउंड लेवल एग्रीकल्चरल क्रेडिट का 62% कोऑपरेटिव माध्यम से हम देते थे। और ये सब जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, इनका जो प्रिंसिपल है हायर वैल्यूज प्रिंसिपल्स है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इक्वालिटी एक प्रिंसिपल है, हम सबको समान तरीके से देखते हैं। ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोरोअर्स और फार्मर्स जो है वो बैंक का गवर्नेंस करते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट, सेल्फ रिलायंस, नॉन एक्सप्लॉयटेटिव ऑपरेशन, ये कुछ बहुत ही उम्दा प्रिंसिपल है जिससे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शन करते हैं। यहाँ पे चेयरमैन और बोर्ड के प्रतिनिधि हैं, तो मैं रिजर्व बैंक की तरफ से बस दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपको पता होगा बैंकों का निरीक्षण जो है नाबार्ड करता है, और उसका रेगुलेशन, मतलब उसको जो पर्यवेक्षण जो रेगुलेशन है वो हम विनियमन जो कहते हैं उसको हम रिजर्व बैंक करता है। तो एक बात आप याद रख लीजिए कि जो बोर्ड है, बोर्ड की जो कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ की मीटिंग इम्पॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक कहता है कि बोर्ड को हर महीने अपनी कमेटी का मीटिंग करनी है। बोर्ड की कमेटी, बोर्ड की 3 कमेटी मेन होती है। पहली कमेटी होती है जो उसके लोन को डिसाइड करती है, लोन कमेटी बोलते हैं। दूसरी कमेटी होती है ऑडिट कमेटी होती है, जो उसको डिसाइड करती है कि बैंक में क्या चल रहा है, उसका जितना भी लेखा जोखा होता है। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 137वीं बोर्ड बैठक संपन्न की गई। इस बैठक में 12 बिंदु रखे गए, साथ ही चालू वित्तीय साल 2023-24 के बजट पर भी मुहर लगी। बैठक में 5 साल बाद नगर निगम सदस्य से चुने गए 4 सदस्य सहित डीएम, वीसी विशाख जी, नगर आयुक्त शिवशरण रंपा, केस्को एमडी, केडीए सचिव सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। केडीए द्वारा फ्लैट के दामों को न बढ़ाने के प्रस्ताव पर इनके दामों को फ्रीज करने पर सहमति जताई गई। साथ ही प्राधिकरण के 7,000 से अधिक फ्लैट जो नहीं बिक रहे हैं उनको विवादित भूखंडों के बदले विकल्प के रूप में ग्राहकों को देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं जो कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, न्यू कानपुर सिटी। इस पर्टिकुलर परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपया हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। और इसी प्रकार जो जवापुरम और बिनगवा इन परियोजनाएं जो वर्तमान में चल रहे हैं या उसके जो विकास के लिए प्रस्तावित है, उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार जो शहर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, खासतौर पर जाजमऊ क्षेत्र और पनकी क्षेत्र जो कानपुर देहात से जो एंट्री है, उन क्षेत्र में जो विकास के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी एक बड़ा आउटले हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। फरीदाबाद जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सेक्टर 12 में क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर हरियाणा की राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पूरे हरियाणा में करीब 25,000 क्लर्क हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से सरकारी दफ्तरों में क्लर्क न होने की वजह से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से 35,400 मासिक आय की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार बस आश्वासन देने का काम कर रही है। फरीदाबाद के भी सभी क्लर्क अपने दफ्तरों का काम बंद कर इस हड़ताल में शामिल हुए। उनका कहना है कि जैसे ही पटवारियों के और कानूनगों की मासिक आय में बढ़ोतरी की गई है, वैसे ही सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली सभी क्लर्क की मासिक आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब तक मासिक आय में बढ़ोतरी नहीं होगी, यह धरना ऐसे ही चलता रहेगा और दफ्तरों में काम भी नहीं किया जाएगा। ये धरना नहीं है सर, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पूरे प्रदेश के अंदर है। पूरे प्रदेश का 25 से 20,000 क्लरिकल विंग का स्टाफ हमारा पूरी तरह हड़ताल पर है। पूरे प्रदेश के जो उपायुक्त कार्यालय हैं उनके समक्ष बैठकर हम रोष प्रकट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार अपील की कि बातचीत के माध्यम से समाधान करें। 18 जून को हजारों कर्मचारी। आपका पहले मानदेय कितना था? पहले मानदेय हमारा 950 टू 1200-1500 का रखा है, लेकिन जब 86 के अंदर स्केल रिवाइज हुआ जिसका 400 टू 660 था, उसका
कर दिया 1200 2040। वहीं पे ही क्लरिकल विंग का जो स्केल था 1200 2040 होना चाहिए था, जो आज 35,400 है। अमेठी में पर्यावरण संतुलन को लेकर वन विभाग की अनोखी पहल सामने आई है, जहां वृक्षारोपण जागरूकता को लेकर पौधों की बारात निकाली गई। गाजे बाजे के साथ मुसाफिर खाना से कंचासगंज तक पौधों की बारात निकाली गई। बता दें कि 7 जुलाई तक वन उत्सव चलेगा। इस दौरान 2023 स्कूली छात्राओं संग पुलिस और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि वृक्षारोपण अभियान में 35,000 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र थाना लोनी कोतवाली इलाके में अवैध रूप से मीट की दुकान चल रही थी, जिसमें करीबन 300 किलो मीट पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। बता दें कि अवैध मीट की दुकान की सूचना पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर मौके पर पहुंचे, लेकिन दुकान संचालक गोदाम को बंद कर फरार हो गया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मीट के गोदाम का ताला तोड़ने का प्रयास किया। तभी वहां के मौजूदा सभासद कमल कुरैशी ने पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके चलते सभासद कमल कुरैशी को हिरासत में लिया गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी एसडीएम को पूरे मामले की सूचना दी और मीट के गोदाम सील करने को कहा है। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के सभागार में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह द्वारा और काउंसलर की मदद से 2 पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद को खत्म करवाया गया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह द्वारा बताया गया कि परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के आपसी विवाद को सुलझाया जाता है और उनको एक दूसरे के साथ रहने के लिए समझौते कराए जाते हैं, जिससे कि परिवार बना रहे। इसी कड़ी में 2 परिवार वालों को परिवार परामर्श केंद्र में समझा बुझाकर पति पत्नी के बीच आपसी समझौता कराया गया है। खबर औरैया से है, जहां नगर पालिका परिषद में 2 कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया। बता दें कि नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात संतोष कुमार और सुरेश कुमार की असमय मृत्यु हो गई थी। इस पर उनके परिजनों द्वारा नौकरी पाए जाने के लिए मृतक आश्रित कोटे के तहत आवेदन किया था, लेकिन काफी समय से वह पालिका के लगातार चक्कर काट रहे थे, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। वहीं नवनिर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष अनूप गुप्ता को जब मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर मृतक आश्रितों के पुत्र अंशु कुमार और राम सिंह को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। दोनों युवक नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद पर तैनात किए गए। अच्छा लग रहा है। थैंक्स वेरी स्पेशल थैंक चेयरमैन साहब एंड अध्यक्ष जी एंड ऑल्सो अदर एसआई साहब। क्या हो गया था? जो सडनली एक्सीडेंट हुआ था मेरे फादर का जेसी चौराहे पर, उसकी वजह से। कब हुआ? 10 जनवरी 2023। तो आज इसके पहले भी चेयरमैन रहे कि आपके बारे में कभी कुछ सोचा तो नहीं? एक्चुअली अभी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम एसडीएम सर का सेशन चल रहा था। अभी उसके बाद आचार संहिता लगी, इसकी वजह से डिले हुआ। किस पद पे थी पापा तुम्हारे? पापा मेरे हाउस कीपिंग थे। तो अब आपको कौन सी जॉब मिली है? अभी तो फिलहाल सेम है। ये हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे, उनको थोड़ा कैंसर हो गया था। कहाँ काम करते थे? नगर पालिका में। हाँ, कब हुई एक्सपायर? ये 16 फरवरी को एक्सपायर हुआ। हाँ, फिर तो उसके बाद का नाम ज़्यादा परेशानी हो गई तो उनके स्थान पर कौन किया गया। आज आपको नियुक्ति मिली, नियुक्ति पत्र मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे पालिका के लिए? हम पालिका का धन्यवाद करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा चेयरमैन साहब का, जो उन्होंने ज़्यादा मुझे दौड़ाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने पड़ी। किस साल में पिताजी खत्म हुए थे? अभी इसी साल हुए थे, 2023 में। 2 कर्मचारी, एक का एक्सीडेंट हो गया जेसी चौराहे पे और एक बीमारी से खत्म हो गया, और उनके मृतक आश्रित में उनके परिवार के लड़कों की नियुक्ति होनी, जो काफ़ी समय से यहाँ पिछले कार्यकाल से चक्कर लगा रहे थे। तो हमारे संज्ञान में मामला 1 हफ्ते पहले आया, तो हमने तत्काल अधिकारियों से कहकर उनकी नियुक्ति करवा दी और उनको आज नियुक्ति पत्र सौंप भी दिया। उनकी तैनाती किस पद पर रही? उन्हीं पद पर रही क्या कुछ अलग से? जिस पद पे वो थे वही पद रहेगा उनका, और हमारे यहाँ सफाई मित्र पद पे वो थे, उसी पद पे ही रहेगा।
झांसी के समथर थाना क्षेत्र में विद्युत पोल पर चढ़ा एक नाबालिग लड़का करंट की चपेट में आ गया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। घटना के संबंध में मृतक के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बेटा छैवटा गांव में मंदिर के पास खंबे पर लाइन हटा रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। पिता का आरोप है कि विद्युत विभाग कर्मियों के सहयोग के तौर पर वह काम करता था। पिता का आरोप है कि माता मंदिर के पीपल का पेड़ काटना था, जिसको लेकर गांव के युवक ने शट डाउन लेकर विद्युत लाइन को हटाने के लिए कहा, जिससे वह बिजली के तार हटा रहा था। इसी दौरान आए बिजली के तारों में करंट की चपेट में आने से वह झुलस गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की पड़ताल में जुट गई है। मोट विद्युत उपखंड अधिकारी हिमांशु यादव का कहना है कि विद्युत विभाग पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। के पास में किस गांव की घटना? छैवटा। क्या आपका लड़का विद्युत कर्मी था क्या? नहीं, विद्युत कर्मी तो नहीं, तो मगर विद्युत विभाग वाले कभी कभी सिट डाउन दे देते या उन्हें लाइन के तुम बनवानी होती तो फ़ोन करके बुला लेते, सो काम करवाते। तो आज के किसी की लाइन जोड़ने के लिए चढ़ा था ऊपर, क्या था मतलब पूरा मामला? लाइन का मातन को पीपल कटने तो बाकी लाइन तार नीचे उतारने थे। तो किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया था या स्वयं से ये चढ़ा था? नहीं, व्यक्ति द्वारा कहा गया तो मगर जानकारी प्राप्त हुई है। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ये जानकारी मिली है कि चलती लाइन में दीपक नाम था लड़के का, वो काम कर रहा था। उसी वक्त घटना हो गई है और वहाँ पोल पे ही वो मतलब करंट से चिपका रह गया था। ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो क्या सर इलाज चल रहा है या मतलब उसे समतल लाया गया था, कुछ स्टाफ भी था साथ में गया हुआ था, वहाँ उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया है समतल। अच्छा, पिता का बताया जा रहा है कि पिता कह रहे हैं कि लाइन मैन को शटडाउन देते थे, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसी सूचना नहीं है। ये शटडाउन देने वाली बात सही नहीं है। होता क्या है कि जैसे किसी गांव में अगर कोई तार टूटा हो या कोई फॉल्ट आया हो तो भोक्ता फ़ोन लगा के पावर हाउस के नंबर पर बता देते हैं, तब हम सप्लाई बंद कर देते हैं कि ये। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुछ दबंगों द्वारा युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति अर्धविक्षिप्त है और उसके द्वारा एक ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश और एक रिक्शा चालक पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से अर्धविक्षिप्त व्यक्ति को काबू में किया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं आरोपी और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर कि एरवा कटरा थाना क्षेत्र में बेखौफ दबंगों ने अधेड़ युवक को नग्न अवस्था में कर की मारपीट। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि दिनांक 4/7/2023 को राम स्वदेश निवासी नगला थाना एरवा कटरा के ट्रैक्टर में अर्धविक्षिप्त अधेड़ युवक निवासी अहिलवारा थाना एरवा कटरा द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें ट्रैक्टर आंशिक रूप से जल गया था तथा एक रिक्शा चालक राम अवतार निवासी बढ़िन पर धारदार हथियार से प्रहार कर घायल कर दिया गया था। देवरिया रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 3 वांछित अभियुक्तों को पांडे चौक से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कमलेश कुमार ग्राम बेलवा बाजार आए दिन अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। दहेज प्रताड़ना से तंग होकर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इस संदर्भ में रामपुर कारखाना पुलिस ने दहेज हत्या, उत्पीड़न और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने सास ससुर पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना पर डावरी डेथ के मामले में थाना रामपुर कारखाना पर पंजीकृत अभियोग में विवेचना के क्रम में सीओ नगर व रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा मृतका के पति सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जनपद पीलीभीत के बेसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव की है। गांव निवासी युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी का तहसील क्षेत्र के गांव निवासी युवक से अवैध संबंध है। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे दूध में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे वह कई दिनों तक जिला अस्पताल में भर्ती रहा। पूरे मामले में पीड़ित ने बेसलपुर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले में जांच कराकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अवैध संबंध थे उससे जी। हमारे गांव वालों ने और हमने कई बार उसके अवैध संबंध खत्म करने के लिए कई बार उसे समझाया जी, लेकिन वो नहीं मानी जी। और बीच गांव में सड़क पे खड़े होकर ये कह रही है
कि जाऊंगी तो उसी के घर पे जाऊंगी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उससे समझाने का, लेकिन वो नहीं मानी। 5 जून को सन 2023 को उसने दूध में मिला के हमें कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद हमारी हालत ख़राब हो गई। हमारे ताऊ लोगों ने, पड़ोसियों ने। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।